बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, स्पेशल रिपोर्ट का आज का शुमारा लेकर मैं आपका मेज़बान आपकी खदमत में हाज़िर। नाज़रीन, स्पेशल रिपोर्ट में सबसे पहले बात करेंगे इंतज़ामिया के एक बड़े फैसले के हवाले से। जो भी नौजवान या जो भी शख्स एंटी नेशनल जो इन्वॉल्वमेंट जिसकी होगी, यानी जो पत्थरबाजी में या तकरीबी कारी सरगर्मी में मुलव्वस होगा, उसको अब NOC नहीं दी जाएगी। उसको जो सिक्योरिटी क्लियरेंस है वो नहीं दी जाएगी। मतलब वो किसी सरकारी नौकरी में उसको सरकारी नौकरी नहीं मिल सकती और साथ ही साथ वो उसको पासपोर्ट भी नहीं मिल सकता है। कहीं ना कहीं इस सरकार के इस फैसले के हवाले से यहाँ के लोगों में काफ़ी तशवीश पाई जा रही है और लोगों के साथ साथ जो पॉलिटिकल पार्टीज़ के लीडरान हैं वो भी अपना रद्द-ए-अमल इस हवाले से पेश कर रहे हैं कि क्या किस तरह ये सरकार का फैसला है। क्योंकि यहाँ पे अगर देखा जाए तो बेरोज़गारी जो है वो अरूज पे है। नौजवान जो पढ़े लिखे हैं वो बेरोज़गार हैं और उनके रोज़गार के हवाले से अगर सरकार बार बार बातें कर रही है, मगर अब ये सरकार का फैसला कि जो भी लोग पत्थरबाजी में या तकरीबी सरगर्मियों में मुलव्वस होंगे उनको जो सिक्योरिटी CID क्लियरेंस है वो नहीं दी जाएगी, यानी नौकरी के लिए वो एलिजिबल नहीं रहेंगे और ना ही उनको पासपोर्ट इजरा किया जाएगा। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के जनरल सेक्रेटरी गुलाम नबी लोन हांजोरा ने अपना रद्द-ए-अमल पेश करते हुए सरकार यानी इंतजामिया के इस फैसले के हवाले से क्या कुछ कह रहे हैं। गुलाम नबी लोन हम आप तक पहुंचा। नौजवान हैं, जितने भी स्टूडेंट्स हैं, जो कभी एक बार उसको गलती हो गई, मेन स्ट्रीम में आ गया और आज पढ़ाई कर रहा है, आज उसने ग्रेजुएशन की है, पोस्ट ग्रेजुएशन की है, अब नौकरी की तलाश में है, तो आज उसको ये कहा जाएगा कि एक बार आपने पत्थर उठाया और उसकी सज़ा उसको ये दी जाए कि उसको नौकरी नहीं मिलेगी, उसको पासपोर्ट नहीं मिलेगा। मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादती है, ऐसा कानून नहीं होना चाहिए। मैं वही कहता हूँ, ऑल पार्टीज़ मीटिंग में प्राइम मिनिस्टर ने खुद ये कहा था कि मैं दिल की दूरियाँ और दिली की दूरियाँ कम करना चाहता हूँ, और दिल की दूरियाँ तो यही कम हो जाती है ना जब हम अपने ही बच्चों के खिलाफ ये ऐसा कानून लाएं कि उनको रोजगार नहीं मिलेगा, उनको पासपोर्ट नहीं मिलेगा। तो इससे दिल की दूरियां आप खुद समझ सकते हैं कि दिल की दूरियां कम हो जाएंगी या ज्यादा हो जाएंगी। चलिए, गुलाम नबी लोन हांजोरा बात कर रहे थे और बात हो रही थी सरकार के इंतजामिया की इस फैसले के हवाले से। उनका कहना है कि ऑल पार्टीज मीटिंग के बाद यानी जो यहाँ का इजलास बुलाया गया था यहाँ के लीडर्स का, उसके बाद प्राइम मिनिस्टर ने ये कहा था कि एक तो दिल की दूरियां ख़त्म करनी है और जो दिल्ली से दूरियां हैं वो भी ख़त्म करनी है। मगर इस तरह का फैसला, इससे दूरियां बढ़ जाएगी और जो नौजवान बेरोज़गार है इसमें इजाफा होगा और भी नौजवान जो है बेरोज़गार हो सकते हैं। तो सरकार को इंतजामिया को इस फैसले के हवाले से नज़रसानी करनी होगी। नाज़रीन, आप स्पेशल रिपोर्ट देख रहे हैं। स्पेशल रिपोर्ट में अब हम बात करेंगे, ज़िलहज का महीना चल रहा है और कुछ दिन बाद ही यहाँ पे मुहर्रमुल हराम जो शुरू होने वाले हैं। मुहर्रमुल हराम के सिलसिले में जो आबी गुजर से लाल चौक जुलूस निकलता था उस पर तकरीबन 30 सालों से पाबंदी लगा दी गई है और 30 सालों से ये जुलूस जो है ये अब नहीं निकल रहा है और हर साल सरकार इस मौके पर बंदिश आयद करती है कि ये जुलूस कहीं जो आबी गुजर से लाल चौक न निकले। तो इंतज़ामिया का अब फैसला आया है, जम्मू कश्मीर इंतज़ामिया का फैसला है कि मुहर्रमुल हराम के जो जुलूस आबी गुजर से निकल रहा था उस पर अब पाबंदी जो है वो हटा ली गई है। यानी ये जुलूस जो है आबी गुजर से इस साल लाल चौक की तरफ निकलेगा। इस पे कहीं ना कहीं रद्द-ए-अमल जो है मुख्तलिफ शिया लीडरान की तरफ से सामने आया है। शिया एसोसिएशन के लीडर इमरान रज़ा अंसारी ने इस फैसले का खैर मकदम किया है और उसके साथ साथ जो उनके पार्टी के जनरल सेक्रेटरी हैं आबिद अंसारी, उन्होंने भी इसका खैर मकदम किया और उनका कहना है कि शिया एसोसिएशन इस जुलूस की क़यादत करेंगी। वहीं दूसरी तरफ अगर हम बात करें, जो आगा सईद हसन अल सफ़ी अल मौसवी है, उन्होंने जो अंजुमन शरीशिया के सदर हैं, उन्होंने भी अपना रद्द-ए-अमल पेश किया है। तो उनका ये कहना है कि जुमा की जो नमाज जो जामिया श्रीनगर में बंद पड़ी है अभी कोविड-19 के हालात की वजह से, उसको भी अलो कर देना चाहिए। और दूसरी तरफ जो आगा सईद हादी है, उनका ये कहना है कि जो कोविड-19 की वजह से जो दूसरी मजहबी जो तकरीबात हैं उन पर पाबंदी आयद की गई है, तो सरकार का इंतज़ामिया का ये फैसला किस तरह सही माना जाएगा। उनका ये कहना है कि जो जामिया मस्जिद श्रीनगर है वहाँ पे जुमा की नमाज अदा होनी चाहिए, फिर इस तरह के फैसले लेने चाहिए। आगा सईद अल हसन अल मौसवी अल सफ़ी इस हवाले से क्या कह रहे हैं, हम उनकी बात आप तक पहुँचाएंगे। ये एक अचानक सा एक फैसला आया है जो जैसा कि मैंने भी ट्वीट में भी वो मेंशन किया है कि जब हम देखते हैं अभी न जामा मस्जिद में कोई जुमा की नमाज पे जो है पाबंदियाँ अभी आयद हैं,
ریسنٹلی جو عید ہوئی ہے اس پر بھی کوئی بڑا اجتماع نہیں ہوا ہے. اور سب سے زیادہ جو بڑی یعنی ریاستی حوالے سے جو ہماری بڑی ایک فنکشن ہوتی تھی ہندو برادران کی، وہ آتے تھے امرناتھ یاترا کے لیے، اس کو بھی کووڈ کی وجہ سے ہی ہم فی الحال یہ دیکھیں گے کہ بند کیا گیا. اور جب اتنا سارا ہو رہا ہے اور ابھی کوئی ڈیزاسٹر مینجمنٹ ایکٹ کے تحت یہ پابندیاں عائد ہیں، تو اچانک ایک ایسا فیصلہ ہوا ہے کہ جی محرم کا جلوس جو ہے اس پہ جو پابندیاں ابھی تقریباً 30 سال سے عائد تھیں وہ ہٹائی جا رہی ہیں، اور 10 محرم اور 8 محرم اور دوسرے جلوس جو ہیں مین سٹی سے گزر رہے تھے، ان کو روٹ تھوڑے چینج کر کے ان کو اجازت دی جاتی ہے. لیکن اگر ہم اس پہ تھوڑا بہت غور کریں تو یہ عجیب سا فیصلہ ہے. اگر اس سے چھوٹے جو اجتماعات دینی یا مذہبی اجتماعات ہوتے ہیں اگر ان پہ ابھی پابندی عائد ہے، تو کیوں اس کو مثلا ایک خاص کمیونٹی کو ایسی اجازت دی جا رہی ہے کہ آپ اپنے جو ہے وہ عاشورہ کے مراسم منائیں. تو میں خود اپنی یہ رائے کہوں گا، میں اس میں ذرا خوش فہم زیادہ نہیں ہوں، چونکہ یہ ایک جو شاید بعضی لوگ اسے ایسا سمجھے کہ کوئی بہت بڑا قدم اٹھایا جا رہا ہے، لیکن اس کے پیچھے کیا منصوبے ہوں گے سیاسی اور دوسرے طریقے سے، وہ وقت آنے پر وہ عیاں ہوں گے. لیکن میں اس کو کوئی کسی کمیونٹی کے ساتھ کوئی ہمدردی اور اس کے تناظر میں نہیں دیکھتا ہوں. اگر ایسا کرنا ہے تو پہلے وہ دوسرے جو ہمارے برادران ہیں یا مثلا دینی لحاظ سے، تو ان کے ساتھ بھی ایسا ہی ہونا چاہیے. اور یہ اچانک پابندی اٹھانا یہ کوئی خاص چیز نہیں ہے، کوئی منصوبہ ہی ہے. جس طرح آپ نے محرم کے جلوسوں کی پابندی اٹھانے کی بات کی ہے، اسی طرح آپ جو یہ جامع مسجد کا محراب خاموش ہے تو اس پابندی کو بھی ہٹائیے، میلاد النبی کے جلوس کو بھی اٹھائیے، اور جو روٹ اس روز عاشورہ کے جلوس ہے اس کا بھی ذکر ہونا چاہیے. اسی کے خلاف ہم نے آغاز کیا، اور دوسرے ہم نے سبوں کو اپیل کی ہے. جناب امیر غازی کشمیر مولوی عمر فاروق صاحب سے، مفتی اعظم ناصر الاسلام سے، اگر پابندی اٹھنے کی صورت میں جس طرح پچھلے سالوں سے آپ اپنا حصہ ان جلوسوں کے سلسلے میں ادا کرتے تھے، وہ رول آج بھی ادا کرے. عامت المسلمین کو بھی ہم نے اپیل کی ہے تو او پیز کے ساتھ ساتھ اس مجلس جلوس اعضاء میں شرکت کریں اور بھرپور طریقے سے عقیدت کے ساتھ اپنا مذہبی جوش اور جذبے کے ساتھ جس طرح آپ کرتے آئے اس کی اپیل کی ہے. ہم نے مخالفت نہیں کی ہے، گورنمنٹ تذبذب میں ہے، اس کو پتہ نہیں ہے کہ یہ جلوس روز عاشورہ کا روٹ کیا ہے، کنفیوژن ان میں ہے، اور یہ کنفیوژن اس وجہ سے ہے اس نے جو یہاں کے نمائندہ دینی جماعتیں ہیں ان سے بات نہیں کی، ان کے بغیر انہوں نے فیصلہ لیا. جو 30 سال سے اس کے خلاف صدائے احتجاج بلند کرتے ہیں ان سے بات نہیں کی ہے. اصل میں یہ بات ہے، اسی وجہ لوگ بھی مطمئن نہیں ہیں. تو جو اس کا یہ سیاسی کھیل کرنا چاہتے ہیں ہم اس کے لیے اجازت نہیں دیں گے. ہندو مسلم ہم ایک ہیں، ہم اس کے خلاف شیعہ سنی اتحاد کے خلاف، ہندو مسلم کے اتحاد کے خلاف کسی کو کھلواڑ کرنے کی اجازت نہیں. چلیے، جلوس پر پابندی ہٹانے کے حوالے سے جو علماء ہیں، شیعہ علماء ہیں، ان کا رد عمل آپ نے سنا، آپ نے دیکھا جس طرح آغا سید ہادی نے کہا کہ جو مسجد و میراب یہاں پہ بند رہے ہیں جامعہ مسجد کے، یا جو مذہبی تقاریب یہاں پہ ہوتے ہیں، پہلے ان کے حوالے سے سرکار کو فیصلہ کرنا چاہیے. اب ایک کمیونٹی کے لیے خاص طر کوئی اعلان کرنا تو مجھے نہیں لگ رہا یہ صحیح فیصلہ. اور آغا سید حسن نے بھی اس طرح کہا کہ سرکار ابھی کنفیوژن میں ہے، یہاں کی جو انجمن ہے ان کو کنفیوژن نہیں ہے، مگر سرکار کو فیصلے کے حوالے سے صحیح طریقے سے سامنے آنا چاہیے. ناظرین، آپ اسپیشل رپورٹ دیکھ رہے ہیں. بات کریں گے کشتواڑ کے حوالے سے. کچھ دن پہلے
जो मौसम में तब्दीली आई और फिर मुख्तलिफ इलाकों से जिस तरह खबरें आई कि जो बादल फटने की वजह से तबाही जो है चारों तरफ मच गई है। किश्तवाड़ में भी यही सूरत हाल देखने को मिली है, लोगों की जानें चली गई है, वहाँ पे जायदादें वहाँ पे तबाह हो गई है, मकान जो है वो पानी के साथ ही बह गए हैं। और अभी की बात है तकरीबन 7 के करीब वहाँ पे जो लोग हैं जिनकी जो डेड बॉडीज़ है वो रिकवर हुई है, और अभी भी बताया जा रहा है कि 19 के करीब अभी भी लोग जो है वो मिसिंग है, जिनको बाजियाब नहीं किया गया है, जिनकी बॉडीज जो है वो रिकवर नहीं हो रही है। तो कहीं ना कहीं लोगों में इस हवाले से तशवीश है, वहाँ के जो लोग हैं वहाँ की इंतज़ामिया के खिलाफ कहीं ना कहीं तशवीश का इजहार कर रहे हैं कि अभी तक इतने दिन गुजरने के बावजूद भी जो मैन एंड मशीनरी है वो सही मानों में वहाँ पे काम नहीं कर रही है। हम कोशिश करेंगे हमारे साथी अजय शांत से हम राब्ता कायम करें और उनसे ही सूरत हाल के हवाले से जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरह सूरत हाल बनी हुई है और एडमिनिस्ट्रेशन जो काम कर रही है, क्या लोग उस काम से जो है मुतफ़िक है सरकार या इंतज़ाम के इस काम के हवाले से। अजय, खैर मकदम है आपका प्रोग्राम में। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जिस तरह खबरें आ रही है कि अभी भी जो 19 के करीब वहाँ पे जो लोग हैं वो मिसिंग है, जिनकी डेड बॉडीज़ रिकवर नहीं हुई है, तो उनको बाजियाब करने के लिए या उनकी बॉडीज़ रिकवर करने के लिए जिस तरह मैन एंड मशीनरी को लगाना चाहिए, क्या उसी तरह वहाँ पे काम हो रहा है? जिस तरह से आपने पहले बताया कि ये एक दूर दराज इलाका है, वहां पर सड़क संपर्क नहीं है। सबसे बड़ी जो दिक्कत वहां पर आ रही है, रोड कनेक्टिविटी इस सब रीजन में नहीं है, और ये काफी दूर दराज इलाका है। करीब 6 घंटे लगते हैं जहां लास्ट गाड़ी जाती है, और जो रेस्क्यू ऑपरेशन भी है वो उसी रफ्तार से चल रहा है। वहां पर मशीनरी नहीं पहुंच पा रही है। जो विजुअल जैसे हम दिखा रहे हैं कि गैंती बेलचे से वहां पर लोग नीचे खोद के, चाहे एसडीआरएफ हो एनडीआरएफ हो, नीचे खोद के देख रहे हैं। यहाँ जो पेड़ वहां पड़े हैं उनको काट के अलग करके उसके नीचे ढूंढा जा रहा है, लेकिन मशीनरी वहां पहुंच नहीं सकती, जिस वजह से पूरा जो जोश है रेस्क्यू का कहीं ना कहीं वो भी हमें देखने को मिल रहा है कि उतना जोश नहीं है। क्योंकि मशीनरी जब आपके पास नहीं होगी, उसके अलावा आप 3 से 4 मीटर जहां मोटी लेयर एक पड़ी है, मलबे की चट्टानें पड़ी हैं, तो ढूंढना बड़ा नामुमकिन है। खासकर जिस तरह से बादल फटा है उसके बाद पानी का जो बहाव था, तो कुछ लोग ये भी बता रहे हैं हमें कि जो चिनाब नदी का ट्रिब्यूटरी वहां से बहती है मरुसूदर, तो कुछ लोग उसमें भी चले गए हैं। तो कहीं ना कहीं एक बड़ा टफ जॉब है इन हालात में, जबकि आपके खाली हाथों से आपने काम करना है, आपके पास मशीनरी कुछ नहीं है, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल आप वहां नहीं कर सकते। तो एक बड़ी समस्या जो है जो रेस्क्यू ऑपरेशन है उसमें ये सामने देखने को मिल रही है। नहीं अजय, ये भी बताइए ना कि जो इंतजामिया का जो फर्ज है, जो एडमिनिस्ट्रेशन का काम है कि इस रेस्क्यू ऑपरेशन में तेजी लानी है, और मैन एंड मशीनरी को बहरहाल तो उनको इस्तेमाल करना होगा कि अगर रास्ता भी बनाना पड़े या कोई और तरीकाकार इस्तेमाल करना पड़े, क्योंकि ज्यादा देर तक तो ये जो मिसिंग लोग हैं इनकी जो डेड बॉडीज है वो रिकवर होनी चाहिए, ज्यादा देर इसमें नहीं लगनी चाहिए। तो क्या कोई जो इंतजामिया का अफसर है वो वहां पे मौजूद रहता है, या किसी से आपकी बात हुई है इस ऑपरेशन को कैसे आगे चलाया जाएगा? देखिए, जो सीनियर ऑफिसर्स थे वो वहां पर दौरा करके वापस आ चुके हैं। फिर जो हमें खबर मिली है कि एक टीम वापस जा रही है। तो आज भी किश्तवाड़ में एक आला सतर की मीटिंग थी, उसमें कुछ बातें रिहेबिलिटेशन को लेके सामने आई हैं, रेस्क्यू को लेके तो उतना सामने नहीं आई है, क्योंकि जो बताया जा रहा है कि टफ टेरेन है, वहां रास्ता बनाना भी इतना टफ है, क्योंकि पहाड़ी इलाका इतना है कि वहां पर मशीनरी पहुंचाना बड़ा मुश्किल हो रहा है। तो कहीं ना कहीं एक जो अभी काम भी चल रहा है, तो अगर हम ये कहें कि कहीं ना कहीं लोगों को सहारा देने के लिए चल रहा है तो उम्मीदें कम है। तो कुछ वैसी ही बात निकल कर सामने आ रही है, क्योंकि जो एयर फील्ड है वहां की, वहां से भी 3 घंटे का सफर पैदल आगे है। जो सामान भेजा जा रहा है वो खच्चरों के द्वारा भेजा जा रहा है। तो खुद अंदाजा लगाया जा सकता है कि किस तरह की ज्योग्राफिकल सिचुएशन और टेरेन है। तो उसको देखते हुए हमें नहीं लगता कि कोई मशीनरी वहां पहुंच पाएगी। तो ये जो भी ऑपरेशन चल रहा है, कहीं ना कहीं आने वाले दिनों में अगर ये खबर आए कि उसको बंद कर दिया है तो कोई चौंकाने वाली बात नहीं होगी, क्योंकि जो मशीन वहां नहीं पहुंच मतलब ये भी हो सकता है कि इंतजामिया ये फैसला करे कि जो रेस्क्यू ऑपरेशन अभी चल रहा है अब इसको स्टॉप किया जाएगा, और जो लोग अभी भी मिसिंग है उनकी बाजियाबी के लिए या उनकी डेड बॉडीज रिकवर करने के लिए कोई आगे जो रेस्क्यू ऑपरेशन नहीं चलाया जा सकता है। वहां पर हैं, उसको देखते हुए ये चर्चाएं भी चल रही हैं कि कहीं ना कहीं आने वाले दिनों में ये ऑपरेशन कॉल ऑफ कर दिया जाएगा, क्योंकि अगर कामयाबी नहीं मिलती है तो मैनुअली ढूंढना बड़ा कठिन है। जानकार ये कहते हैं कि मैनुअली ढूंढना बड़ा मुश्किल है, लेकिन कहीं ना कहीं जो एजेंसीज हैं वो वहां पर अपना जोर आजमाइश कर रहे हैं। जगह जगह खुदाई करके वहां नीचे से ढूंढा जा रहा है, स्नाइपर डॉग्स वहां पर भेजे गए हैं, लेकिन जो मशीनरी वहां लगती है वो जब तक नहीं पहुंचेगी तो कामयाबी कहीं ना कहीं उतनी नहीं मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। अच्छा, ये भी बताइए कि जो लोग वहां से रेस्क्यू किए गए थे पहले ही,
تو ان کو کہاں پہ رکھا گیا ہے؟ کیا ان کے لیے کوئی انتظامات کیے گئے ہیں کہ وہ کہاں پہ رہ رہے ہیں ان کے کھانے پینے کے حوالے سے؟ یا یہ جو لوگ جو ابھی بھی مسنگ ہیں ان کے لواحقین کیا کہہ رہے ہیں ان کے بازیابی کے لیے یا ان کی ڈیڈ باڈیز ریکور کرنے کے لیے؟ دیکھیے جہاں تک یہ جو متاثرین ہیں جن کے گھر اجڑ گئے ہیں وہ اس پورے زد میں آئے تھے تو ان کو جو وہاں کے آس پاس کے گھر ہیں وہاں پر رکھا گیا. حالانکہ ایک پرائیویٹ ایک بلڈنگ میں سرکار نے بھی ارینجمنٹ کیا گیا تھا, لیکن جو آس پاس کے گھر ہیں وہاں پر ان کو رکھا گیا ہے. جہاں تک جو جن لوگوں کے رشتہ دار ابھی بھی لاپتہ ہیں تو وہ کہیں نہ کہیں ان کو اب یہ تو ہے کہ 7 دن قریب ہونے کو ہیں تو زندہ کوئی بچنے کی امید ہے, وہ بھی کام جتا رہے ہیں. تو لیکن اب وہی دعا کر رہے ہیں کہ کم سے کم ان کو ان کی لاشیں تو نصیب ہو. تو اسی امید کے ساتھ وہ پتھرائی آنکھوں سے کبھی ملبے کو دیکھ رہے ہیں, کبھی اس ندی کی طرف سے دیکھ لیں. لیکن آج 7 دن ہو گئے ہیں, ان کی بھی جو ہے وہ آنکھیں اب سوکھ رہی ہیں. پہلے آنسو بہ رہے تھے, اب سوکھتی ہوئی نظریں وہ صاف دکھ رہی ہیں اور امید وہی جتا رہے ہیں کہ شاید کوئی آپریشن سے ان کو کامیابی ملے. اچھا, آخر میں یہ بھی بتائیے کہ جو باقی علاقوں کے لوگ ہیں کیا اس ریسکیو آپریشن میں وہ مدد نہیں کر رہے ہیں ایڈمنسٹریشن کی یا ایس ڈی آر ایف ٹیم کی؟ کیونکہ اگر لوگ مدد کر سکتے ہیں تو شاید نہ کوئی راستہ نکل ہی آ سکتا ہے. جی بالکل, ریسکیو آپریشن جیسے ہی وہاں پر خبر ملی تھی منگلوار رات کو کافی دیر رات وہاں خبر پھیلی کہ یہاں پر ایسا حادثہ ہوا ہے تو سارے لوگ وہاں پر ہزاروں کی سنکھیا میں پہنچے ہوئے تھے. کشتواڑ سے کئی این جی اوز کی ٹیمیں وہاں پر پہنچی ہوئی ہیں, چاہے ایس ڈی آر ایف ہو, پولیس ہو, آرمی ہو, این ڈی آر ایف ہو, ان کے ساتھ وہ پوری طرح سے تعاون کر رہے ہیں. لیکن کامیابی نہیں مل رہی ہے کیونکہ جو وہاں پر کئی میٹر موٹی پرت جو ملبے کی ہے, ایگزیکٹ لوکیشن نہیں ہے, آپ کے پاس اسپیسیفک انفارمیشن نہیں ہے کہ کون کہاں پر ہے, اس ملبے میں ہے بھی کہ نہیں ہے, کہیں وہ پانی میں تو نہیں بہہ گئے. تو اس طرح کے حالات میں ایک بڑا چنوتی والا بڑا کام ہے, چاہے سول ایڈمنسٹریشن ہو یا سول سوسائٹی ہو یا لوکل والنٹیئرس ہو, تو سب کے لیے ایک بڑا چنوتی بھرا کام جو ہے یہ ریسکیو آپریشن بنا ہوا ہے وہاں پہ. چلے اجے, بات کرنے کے لیے بہت بہت شکریہ. ہمارے ساتھی اجے شان بات کر رہے تھے اور کشتواڑ کی جو صورتحال ہے وہ آپ تک پہنچا رہے تھے. جو بھی ابھی لاپتہ لوگ ہیں 19 کے قریب جن کی تعداد ہے, ان کے گھر والے جو باقی بچے ہوئے لوگ ہیں وہ ان کی راہ دیکھ رہے ہیں کہ کہیں نہ کہیں ان کو بازیاب کیا جائے, اور ساتھ ہی وہ ایڈمنسٹریشن سے بھی جو ہے وہ گوہار لگا رہے ہیں کہ ان کی بازیابی کے لیے یا ان کی جو ڈیڈ باڈیز ہے اس کو ریکور کرنے کے لیے جو سرکار ہے وہ کوششیں کرے. اس طرح کی خبریں بھی آ رہی ہے کہ اگر اسی طرح کا, کیونکہ ان کو ریکور کرنا بڑا مشکل ہو رہا ہے, جو راستہ وہاں پہ بنانا تھا وہ نہیں ہے, تو اس جو آپریشن ریسکیو آپریشن چل رہا ہے اس کو بھی کالڈ آف کیا جا سکتا ہے. تو کہیں نہ کہیں ان کے لواحقین کے لیے ایک بری خبر بھی ہو سکتی ہے. اب ابھی بھی انتظامیہ ایڈمنسٹریشن کام کر رہی ہے, تو آگے کب تک یہ کام چلے گا اور کیا کوئی ڈیڈ باڈی وہاں سے ریکور ہو سکتی ہے آنے والے دنوں میں. اس حوالے سے جس طرح ایڈمنسٹریشن بات کر رہی ہے کہ اگر وہاں تک پہنچنا بڑا مشکل ہو رہا ہے, جو ابھی ٹیمیں کام کر رہی ہے, تو ممکن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ جو ریسکیو آپریشن ہے اس کو کالڈ آف بھی کیا جا سکتا ہے. ناظرین, آپ اسپیشل رپورٹ دیکھ رہے ہیں. اسپیشل رپورٹ میں بات کریں گے لیفٹیننٹ گورنر کے ایڈوائزر بشیر احمد خان نے آج یوسمرگ کا دورہ کیا اور علاقے کے مشکلات کے حوالے سے وہاں کے لوگوں سے بات چیت کی. مختلف وفود جو ہے وہ آج لیفٹیننٹ گورنر سے ملاقات ہوئے اور علاقے کے مسائل, یوسمرگ کے ساتھ ساتھ چرائل شریف, پکھرپورہ یا باقی جتنے بھی علاقے ہیں وہاں کے علاقے کے کس طرح مسائل ہیں, ان کے حوالے سے لوگوں نے جو ہے لیفٹیننٹ گورنر کے ایڈوائزر بشیر احمد خان کے سامنے اپنی بات رکھی ہے. اور خاص کر اگر ہم یوسمرگ کی بات کریں, کئی سالوں سے یہ معاملہ وہاں پہ زیر بحث ہے, جو انتظامیہ کی نوٹس میں بھی کئی بار لایا گیا ہے کہ جو بھی ٹورسٹ وہاں پہ جاتا ہے تو ان کو مشکل ہوتی ہے کہ وہاں پہ جو موبائل نیٹ ورک ہے وہ نہیں چل رہا ہے. تو اس حوالے سے بھی وہاں پہ بات ہوئی ہے. لیفٹیننٹ گورنر کے ایڈوائزر بشیر احمد خان نے یقین دہانی کرائی لوگوں کو جو بھی مسائل ان کے سامنے رکھے گئے ہیں ان پہ کام ہوگا, اور ساتھ ہی ان کے جو ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن بڈگام تھی ان کو بھی ہدایت دی گئی ہے کہ جو لوگوں کے مسائل ہیں جو جلد سے جلد حل ہو سکتے ہیں ان پہ کام کیا جا سکے. کوٹ ول بچار ووت وسان رود لگان ووت وسان کھانا دان یہ کوٹ شیرنے پہ لاسن ہند لاسن 6 یوت 2 ہتن ریلیف ترمت 4 ہتن تور کہین. یہ گھس مطالبہ حل گھن کوٹن ہند سڑک یہ پہ کرسوار تین 2 کلومیٹر یہ گھس گھن حل کی پبلک ڈمانڈ یہ خاص کر نیٹ ورک کہین, اے ٹی ایم کہین. اگر بیمار گھس کھانا موج بین یہ دوا پھل بنا کن یہ گھس مسئلہ حل گمت یہ گو کر مطالبہ سان یہ پر زور گزارش کریں منظور. اللہ تعالیٰ کا تھائے صحت و سلامت.
नाज़रीन, आप स्पेशल रिपोर्ट देख रहे हैं। स्पेशल रिपोर्ट में बात करेंगे इंतजामिया, जम्मू कश्मीर इंतजामिया का फैसला है कि जो यहाँ पे स्कूलों में तदरीसी अमल है उसको बदस्तूर बंद रखा जाएगा, और फिलहाल सरकार का इस हवाले से कोई फैसला भी सामने नहीं आया है कि स्कूल जो है वो खोले दिए जाएंगे या नहीं। एक तरफ सरकार का फैसला, एडमिनिस्ट्रेशन का फैसला, और दूसरी तरफ वहीं जो यहाँ के बच्चे हैं जो ज़ेर तालीम मुख्तलिफ स्कूलों में हैं, कहीं ना कहीं वो सरकार से दोहार भी लगा रहे हैं और जो सरकार तक बात पहुंचा रहे हैं कि अब स्कूलों को खोला दिया जाए और वहाँ पे तदरीसी अमल को शुरू किया जाए। आज पटन में तलबा ने एहतजाज किया और वहाँ पे उन्होंने इंतज़ामिया से मुतालबा किया कि स्कूलों में तदरीसी अमल को जल्द से जल्द शुरू किया जाए, क्योंकि उनके मुस्तकबिल का सवाल है। कोविड-19 के बीच में सरकार का फैसला स्कूलों में तदरीसी अमल है फिलहाल जो है शुरू नहीं होगा, मगर यहाँ बच्चे जो है अब वो सड़कों पे आ गए हैं। अब उन्होंने एहतजाज किया है और सरकार से जो है अपील की है कि अब तदरीसी अमल को शुरू किया जाए, क्योंकि उनके मुस्तकबिल पे अब असर पड़ रहा है। कई साल से ये स्कूल जो है यहाँ के स्कूलों में तदरीसी अमल बंद पड़ा है, तो बच्चे अब जो है एहतजाज करने पे आए हैं। अब सरकार इस पर किस तरह का रद्दअमल पेश करेगी वो आने वाले दिनों में पता चलेगा। फिलहाल बच्चे इस हवाले से जो तलबा व तलबात हैं वो इस हवाले से क्या कह रहे हैं हम आप तक पहुँचा रहे हैं। का ये खामोश पैगाम कौम के वालिदीनों से लेकर सरकारी इंतज़ामिया तक के तमाम ज़िम्मेदारों के लिए एक पैगाम है। पैगाम इस बात का कि हमारे शगुफ़ों की तालीम बर्बादी के ऐन किनारे पर है। इस बात के लिए आपको भी संजीदा होना है, वालिदीनों को भी संजीदा होना है। क्या हमारी सरकार में इस कदर कमज़ोरियाँ है कि स्कूलों में हम ऐसे इंतज़ामात नाफिज नहीं करेंगे जिससे हम कोरोना से भी लड़ेंगे और तालीम को भी नाफिजुल अमल करेंगे। मैं LG साहब से हाथ जोड़ कर ये गुजारिश करता हूँ कि बराह करम एक बाशूर, एक तालीम याफ्ता इंसान होने के नाते आप भी इस चीज़ को संजीदगी से अपनाइए और इन शगुफ़ों के हवाले से इंतहाई संजीदा हो जाए, क्योंकि हमें तरक्की के नाम पर कुछ नहीं चाहिए। एक कौम तब तरक्की याफ्ता हो सकता है जब वहाँ की तालीम पुख्ता हो, जब वहाँ का के साइंसी, सियासी, समाजी ये सब शोबे मजबूत हो। एक कौम तब तरक्की नहीं कर सकता है जब उसके नौजवान, उसके बच्चे सोशल मीडिया पे आएंगे और नाच गाना करेंगे। तब हम दुनिया की कोई तारीख उसको तरक्की याफ्ता नहीं करेंगे, बल्कि तरक्की याफ्ता तब होंगे जब हमारे बच्चे साइंसी दुनिया, सियासी दुनिया, इखलाकी दुनिया, अदबी दुनिया में नाम कमाएंगे और दुनिया को ये बात बताएंगे कि आओ मैं तुम्हें बताता हूँ तकदीर उम्म क्या है। हम वो बच्चे हैं जो अब तक ऑनलाइन क्लास का शिकार थे। ऑनलाइन क्लासेस की वजह से जो हमारे दिलों में एक नशा उतरा है मोबाइल फ़ोन का, वो आज हम ख़त्म करने आए हैं। क्योंकि ये जो हमारी आज का जो ये हमारा प्रोग्राम है, ये है हमें स्कूल्स, प्लीज़ हमारे स्कूल्स ओपन करें, क्योंकि हमारी जो आई साइट है, जो हमारी आइज उन पर बहुत बुरा असर पड़ा है। पिछले 3 सालों से हमने कंटिन्यू मोबाइल का इस्तेमाल किया है क्योंकि हमारे स्कूल्स ओपन नहीं थे। और बात रही, आप बोलते हो कि SOPs फॉलो नहीं होते हैं, लेकिन अगर हम पब्लिक पार्क्स में जाते हैं वहाँ पर बिल्कुल भी कोई SOPs फॉलो नहीं होते, या मॉल्स, शॉपिंग मॉल्स या वगैरह बाजार में होते हैं, वहाँ पर कोई भी SOPs फॉलो नहीं होता है। तो हमारे साथ क्यों खेला जा रहा है? अगर एक बच्चा स्कूल जाता है तो हम क्यों नहीं करेंगे SOPs फॉलो, हम क्यों नहीं लगाएंगे मास्क? ये हमारे लिए ज़रूरी है। हम सोशल डिस्टेंस मेंटेन करेंगे, हम SOPs रखेंगे, क्योंकि हमें पता है हमारे नॉलेज में ऑलरेडी एक बुरा असर पड़ा है। तो हमें ये जो नॉलेज है ये इम्प्रूव करनी है, ताकि हमारी जो ये कश्मीर की वैली है इसमें आने वाली जनरेशन को कोई खतरा ना हो। बाकी वसल्लम। नाज़रीन, स्पेशल रिपोर्ट आप देख रहे हैं। बात करेंगे काफ़ी वक्त से, अगर हम वादी की बात करें तो मुख्तलिफ इलाकों से जिस तरह सोशल मीडिया पे भी जो वायरल वीडियोस हो रहे हैं कि तेंदुए जो है वो स्पॉट किए जाते हैं और कई इलाकों में नुकसान भी पहुंचा है लोगों का, कई जो बच्चे हैं उनकी जानें भी चली गई है। अब ये वादी के मुख्तलिफ इलाकों से तेंदुए स्पॉट हो रहे हैं। अब आज की बात करें तो उड़ी का हल्के रामगिरी इलाका है, वहाँ के लोग शिकायत कर रहे हैं और उन्होंने जो वहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन है उन तक बात पहुँचाई कि इलाके में शेरों को स्पॉट किया गया है, यानी लॉइन को स्पॉट किया गया है। अगर हम बात करें तो लॉइन जो है जो वाइल्ड लाइफ के जो जिम्मेदारान हैं उनका कहना है कि लाइफ जो है वो यहाँ पे नहीं है, जम्मू कश्मीर में नहीं पाया जा रहा है, मगर लोग कह रहे हैं कि हम वसूख से साथ कह रहे हैं कि इलाके में जो लॉइन है वो घूम रहे हैं और जिनकी तादाद 3 बताई जा रही है। और इस हवाले से लोग जो है वो बातें भी कर रहे हैं। अगरचे हमने वाइल्ड लाइफ के जिम्मेदारों तक ये मामला पहुंचाया और उनसे भी जानना चाहता क्या वाकई में यहाँ पे लॉइन उड़ी के इलाके में हो सकते हैं, वो इनकार कर रहे नहीं होंगे, मगर जो लोग बात कर रहे हैं हम लोगों की बात आप तक पहुंचाएंगे। लोग इस हवाले से क्या कह रहे हैं कि उनके इलाके में यानी हल्के रामगिरी जो इलाका है उड़ी का, वहाँ पे लॉइन जो है उनको स्पॉट किया गया है।
सर मैं आपके चैनल के माध्यम से ये बात आगे पहुंचाना चाहता हूं। बहुत परेशानी है, पहले ही हमें सर यहाँ आप देखते हैं कि पिग्स ने बड़ा परेशान करके रखा हुआ है। इस्लामाबाद, गरकोट इस एरिया में बहुत ज्यादा है, लेकिन ये जो बब्बर शेर है ये जान का खतरा है, बच्चे परेशान हैं। 3 बब्बर शेर कंटिन्यू रात को घूमते हैं और लोगों को सोने नहीं देते हैं। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप के चैनल के माध्यम से वाइल्ड लाइफ को हकाम तक ये बात पहुंचाएं कि वो आए और इन्हें पकड़ें, ताकि लोग अपनी महफूज जो जिंदगी है वो कायम रख सकें। चलिए, लोग बात कर रहे थे लॉइन को स्पॉट करने के हवाले से और इंतजामिया से उन्होंने जो जिला इंतजामिया बारामूला उनसे गुजारिश भी की है कि इस मामले को देखा जाए। अगरचे वाइल्ड लाइफ के जो जिम्मेदारान हैं वो इस बात को नकार रहे हैं, इसे कह रहे हैं कि यहाँ पे जम्मू कश्मीर में लाइन नहीं है और उसको स्पॉट नहीं किया जा सकता है। नाज़रीन, आप स्पेशल रिपोर्ट देख रहे हैं। स्पेशल रिपोर्ट में बात करेंगे मुगल बागात के हवाले से, जहाँ पे जो टूरिस्ट हैं उनकी तादाद जो है अब आहिस्ता आहिस्ता से बढ़ रही है। कोविड-19 की SOPs और बाकी मामला जो वहाँ पे रखे गए हैं उसके बीच में अब कहीं ना कहीं जो यहाँ का लोकल टूरिस्ट है या मुख्तलिफ रियासतों से जो टूरिस्ट आ रहे हैं वो मुगल बागात का रुख कर रहे हैं। अब एडमिनिस्ट्रेशन ने इकदाम उठाए हैं कोविड-19 के SOPs के हवाले से। गार्डन के बाहर ही जो बागात हैं उनके बाहर ही जो भी सयाह अंदर जाते हैं, जो भी टूरिस्ट अंदर जाते हैं, उनके जो टेस्ट किए जाते हैं कोविड-19 के, और इस हवाले से इंतज़ामिया मुतहरिक है और उनका कहना है कि किसी भी तरह कोई चूक नहीं होनी चाहिए। जो बाहर के टूरिस्ट हैं उनकी तरफ ज़्यादा तवज्जो देनी है और बाज़ाब्ता तौर पर उनके सैंपल जो है वो लेने हैं। इस हवाले से वहाँ जो टूरिस्ट हैं आए हुए हैं उन्होंने भी बात की है। डॉक्टर्स जो वहाँ पे काम कर रहे हैं उन्होंने भी हमारे साथी इरफान फाजिल के साथ बात की है इस जो अमल के हवाले से जो एडमिनिस्ट्रेशन ने, महकमे सेहत ने वहाँ पे शुरू की है। मेरा नाम है दिनेश कारिया। दिनेश जी, आप आए हैं गुजरात से, कश्मीर आके कैसा लग रहा है आपको, और आपको लग रहा है कि लोग SOPs को यहाँ गार्डन में फॉलो कर रहे हैं और कोविड का बड़ा ख्याल रखना है, मास्क जरूरी पहनना है? नहीं, वो तो लग रहा है। यहाँ में भी RT-PCR तो हम करके आए हैं और 2 डोज भी हमने वैक्सीन के लिए है, तो हम तो वहाँ भी चेक हो रहा है, यहाँ भी अच्छी बात है। तो दीदी आपसे जानना चाहेंगे क्या गेट पे आपसे वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट या टेस्ट के बाद? हमने 2 वैक्सीन ले लिया है, हमारे दोनों डोज ले लिए, उनका सर्टिफिकेट मांगा उन्होंने, उसके बाद ही एंट्री हुआ है हमारा। कितना जरूरी है, मतलब वैक्सीनेशन भी करना है और 2 गज दूरी भी रखना है, मास्क भी पहनना है? ये जरूरी है, हमारी सेफ्टी के लिए भी जरूरी है, ये रखना ही चाहिए हमें। सर, एयरपोर्ट से लेकर अभी तक अगर देखेंगे या गुजरात से लेकर आप कश्मीर आए, आपको लगता है सर प्रॉपर प्रोसीजर से काम हो रहा है? नहीं, बहुत बहुत अच्छा है। मैं 28 तारीख से यहाँ हूँ, 5 दिन हुए मेरे को। कल मेरे को जम्मू जाना है, तो मैं अभी 5 दिन घुमा हूँ, मुझे कोई यहाँ प्रॉब्लम भी, वैसे यहाँ कोरोना कम है मुझे मेरी जानकारी के हिसाब से, लेकिन फिर भी इतना 2 डोज और ऊपर से 72। वादिया कश्मीर में अनलॉक भी चल रहा है और अनलॉक के साथ साथ मुगल गार्डन्स को भी खोल दिया गया है। मुगल गार्डन्स के साथ साथ देखा जाए तो एंट्री पॉइंट से लेकर एग्जिट पॉइंट तक SOP गाइडलाइंस पर जोर दिया जा रहा है। जबकि मुगल गार्डन्स की बात करें, इस गार्डन में पहले काफी ज्यादा लापरवाही बरती गई थी और उसके बाद नतीजा सामने नजर आया। सरकार ने आखिरकार सख्त से सख्त इकदाम उठाने की जो बात की है उसका असर आज जमीनी सतह पर दिखाई दे रहा है। निशात बाग, शालीमार बाग, हरवन की अगर बात करें तो एंट्री पॉइंट पर ही टेस्टिंग फैसिलिटीज रखे गए हैं, वैक्सीनेशन रिपोर्ट पूछी जा रही है और हेल्थ वर्कर्स ग्राउंड पर मौजूद है। इस बीच अगर गार्डन्स को लेकर भी बात करें तो गार्डन में भी जो सैर तफरी करने के लिए लोग चाहे लोकल या सयाह आ रहे, उनका भी मानना है कि SOP पर काफी ज्यादा अमल करने की जरूरत है, क्योंकि कोविड-19 ने हमें काफी कुछ सिखा दिया है। अब जिस तरीके से कोविड-19 पैंडेमिक में 3rd वेव की बात की जा रही है, लोग पहले से ही तैयार है और लोगों का यह जरूर मानना है कि अगर हम मास्क और 2 गज दूरी रखेंगे तो कोविड तीसरी लहर के साथ भी मुकाबला किया जा सकता है। गुलिस्तान न्यूज के लिए सईद इरफान फाजिल, कैमरा पर्सन समीर वानी। चलिए, टूरिस्ट आ रहे हैं मुख्तलिफ रियासतों से, यहाँ पे लुत्फ अंदोज भी हो रहे हैं, उनके सैंपल्स लिए जाते हैं, उनको वैक्सीन भी दिया जाता है, यानी SOPs का ख्याल रख के ही उनको एलो किया जाता है। इसके साथ ही आज के स्पेशल रिपोर्ट प्रोग्राम से मुझे अपने मेज़बान को दीजिए इजाज़त। आप अपना ख्याल रखें, हमें नेक दुआओं में याद रखें।